नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं और यह खबर खगड़िया से आ रही है, जहां गंगा नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए हैं। दोनों की मौत हो गई है। परबत्ता थाना के सौर दक्षिणी गांव की घटना है। स्थानीय लोगों ने हालांकि शव को बाहर निकाल लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त खगड़िया से आ रही है, जहां गंगा नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे हैं। दोनों की मौत हो गई है। परबत्ता थाना के सौर दक्षिणी गांव की यह घटना है। स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाल लिया है। और बात नवादा की, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जहां नवादा के माफीगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 ट्रक विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर एक ट्रक से शराब उतारी जा रही है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, छापेमारी की। हालांकि पुलिस को देखकर सभी तस्कर वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने हालांकि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जब्त शराब की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि अलवर से भी कुछ ऐसी ही खबर आई। अलवर के कलेर में पुलिस ने कार्रवाई की और लगभग 430 कार्टन शराब जब्त की है और इसकी कीमत जो है 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ये बड़ी कामयाबी अरवल में पुलिस को मिली है। तस्करों ने चालाकी दिखाते हुए ट्रक के अंदर फर्री भरा था, जिससे पुलिस को शक न हो। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक चंडीगढ़ सेक्टर 25 का रहने वाला है। उसे खेप पहुंचाने के लिए 40,000 रुपए देने की बात सामने आ रही है। फर्री वाला भूजा लोग उसको हटा के देखे तो अंदर में शराब। एक व्यक्ति था, ड्राइवर अमित, चंडीगढ़ सेक्टर 24 का रहने वाला है। गिरफ्तार कर लिए गए। उसको गिरफ्तारी हो रही है। सोनीपत से लूट किया था। शराब कितना होगा सर? 430 टन। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर से एक शख्स को पकड़ा गया। इस शख्स के पास से नेपाली नोट मिले हैं और 50 दिरहम भी मिले हैं। हालांकि पुलिस को शक हुआ था इस पर। इसके बैग की तलाशी ली गई, तब इसके बैग से 5 लाख के नेपाली नोट और 50 दिरहम मिले हैं। हालांकि इसे गिरफ्तार किया गया है। शक जताया जा रहा था और इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जो ये शख्स है बीरपुर के अरब अली को रुपया पहुंचाने जा रहा था। आज शाम में लगभग 4 बजे के आसपास सलेसपुर चौकी पर चेकिंग के दौरान एक रीजन है जो नेपाल का निवासी है, इटहरी का रहने वाला है, 5,21,880 रुपया नेपाली करेंसी और 50 दिरहम लेकर नेपाल से भारत आ रहा था। जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कुछ जस्टिफिकेशन नहीं था कि कहाँ से किस कारण से लेके आ रहा था और उसके पास कोई बैंक डिटेल या किसी भी तरह का डिटेल नहीं था। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये किरण राय करके एक इटहरी के निवासी हैं, जिनके द्वारा इनको पैसा दिया गया था और बताया गया था कि यहाँ पर एक अरब बीरपुर के रहने वाले हैं अरब अली, उनको ये हैंडओवर करना था। आगे का क्या प्रोसेसिंग है सर अभी चल रहा है? इसको अभी सीज किया गया है। सीज करने के बाद इसको कस्टम में दे दिया गया है। आगे की कार्रवाई कस्टम में। शिक्षक बहाली मामले में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 632 ऐसे अभ्यर्थी पाए गए जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट जमा कराया था और अब इन 632 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इन पर केस दर्ज होगा और इन पर कार्रवाई भी होगी। छठे चरण के लिए हम आपको बताएं 94,000 पदों पर बहाली हो रही है और इसी में 632 अभ्यर्थी ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट जमा कराया था। चरण की शिक्षक बहाली में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। राज्य में कुल 632 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। दरअसल राज्य में 94,000 सीटों पर छठे चरण में शिक्षक बहाली चल रही है और दूसरे चरण की काउंसलिंग खत्म हुई है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग ने जमा करा लिए थे और पहली बार ऑनलाइन तरीके से जो है नियोजन प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में
जिन अभ्यर्थियों ने फर्जी सर्टिफिकेट जमा कराया था, खासकर सीटेट और टीईटी का, उनके सर्टिफिकेट को शिक्षा विभाग ने जांच के दौरान फर्जी पाया है और सबसे ज्यादा बक्सर, नालंदा, बेगूसराय और नवादा में फर्जी अभ्यर्थी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बताते चलूं कि अभी तीसरे चरण की काउंसलिंग अभी बची हुई है और 2 चरण की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं, अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और बाकी जो काउंसलिंग बचा हुआ है, वैसे अभ्यर्थी भी अब शायद हिमाकत नहीं करेंगे कि फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे वो गुरुजी बनने की सोच रखेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात पीएम मोदी के जन्मदिन की, जिसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी बिहार में चल रही है। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए बिहार सरकार जो है मेगा टीकाकरण का लक्ष्य भी रख रही है। तो वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता 20 दिनों तक नॉन स्टॉप कार्यक्रम भी करेंगे। सत्रह सितंबर 2 महीनों में काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन एक ओर भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और इस खास मौके पर बिहार विशेष उपहार देने की तैयारी में जुटा है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने तय किया है कि इस दिन मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन का तोहफा दिया जाए और इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण उस कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता देंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बिहार सरकार ने विशेष तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया है कि 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जाए और इसके लिए बिहार में करीब 15,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां 50,000 से भी अधिक स्वास्थ्यकर्मी मौजूद होंगे। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के दिन पूर्व के वर्षों में भी सेवा कार्य हुए हैं। इस वर्ष इस कोरोना के संकट के समय में हम लोगों ने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सहयोगी जेडीयू भी इस बात से उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस दिन को मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर यादगार बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को ठीक से मनाएंगे भी और उनको शुभकामना भी देंगे और राज्य में अमन और शांति और जो कोविड जैसे महामारी को रोकने के लिए उनके जन्म दिवस पर मेगा शिविर करके, मेगा कैंप लगा करके, लोगों को वैक्सीनेशन करा करके लोगों को जीवन रक्षा करने के काम हम लोग करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर जहां सरकार ने कमर कस ली है तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के जन्म दिवस पर 20 दिनों का नॉन स्टॉप कार्यक्रम रखा गया है। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीनेशन से लेकर अन्य सामाजिक कार्यों में अलग अलग दिन बिहार भर के बीजेपी के नेता शामिल होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का 17 सितंबर को जन्मदिन है और हम सबों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भारत के आम लोगों तक टीका पहुंचाने का काम किया, यह पूरे विश्व का एक ऐतिहासिक क्षण है या एक बड़ा कदम है। बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख का विश्वकर्मा पूजा के दिन उनका जन्मदिन है और ये पुरुष लौह पुरुष की तरह आज देश के अंदर सब जगह अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों लोग मिल करके और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगे और मैक्सिमम लोगों को उस दिन लग जाए।
तो पीएम मोदी के जन्मदिन को खास और ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार में मुकम्मल तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि बिहार के इस गिफ्ट को पीएम मोदी जरूर पसंद करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर कल बिहार में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा और लगभग 30 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। जहां वैक्सीन दिया जाएगा वहां सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल भी बनाया गया और जो लोग बिना मास्क के पहुंचेंगे उन्हें वहां मास्क भी दिया जाएगा। देखिए हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जन्मदिन के मौके पर बिहार में महा टीकाकरण का अभियान चलाने का तैयारी की गई है और आपको बता दूं कि कल के दिन पूरे बिहार में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया जाएगा जब एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। और आपको बता दूं कि ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पे भी सब जगह पे पूरे बिहार में एक बड़ी तैयारी की गई है, जहाँ पे पहले से जो वैक्सीनेशन है वो पहुँच गए हैं। कहीं से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो लोग आएंगे उसके लिए आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसके लिए भी जो सर्कल्स हैं वो बनाए गए हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि कल के जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होगा वहाँ पे इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता है कि पूरे बिहार में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए और वैक्सीनेशन का ज़्यादा से सबसे बड़ा महाअभियान जो है वो शुरू किया जाए और 30 लाख लोगों को इस अभियान के तहत जोड़ा जाएगा और वैक्सीन दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि तैयारी इस बात की भी है कि जहाँ भी यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बड़े महाअभियान चलाए जाएंगे वहाँ पे प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी लगी होंगी और जो लोग यहाँ पे आएंगे उन्हें यहाँ पे वैक्सीन दिया जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आप ज़रा देखिए कि उसकी तैयारी है। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे 24 घंटे जो है यहाँ पे वैक्सीन दिए जाते हैं और यहाँ पे लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। और कल को लेकर के तैयारियाँ जो हैं वो बड़ी की गई हैं कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जिसके पास मास्क नहीं हो उन्हें मास्क दिया जाए और इस महाअभियान को सफलतापूर्वक जो है वो पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण। पूर्णिया में नगर निगम के सफाई कर्मियों के पिछले 8 दिनों से चली आ रही हड़ताल जो है खत्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। शहर का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया समेत पूरे बिहार में नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भी शहर में कचरा का अंबार लगा हुआ है। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के थाना चौक पर। यह शहर का मुख्य जगह है और आप देख सकते हैं कि पीछे में ये कचरा का अंबार है। हालांकि कुछ जगह सफाई कर्मी जो हैं वो साफ सफाई कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय नागरिक भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरीश कुमार है। अच्छा, क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ कचरे का, क्या परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत है। कचरा जो है सही समय पर जो है साफ़ नहीं होता है और उससे दुर्गंध होता है, उससे बीमारी फैलने का डर रहता है। और जैसा कि अभी समय चल रहा है कोरोना वायरस का, तो और ख़तरा जो है बढ़ जाता है, इसलिए जो है समय समय पर साफ़ करना चाहिए। तो अभी एक तो कोरोना का भी समय है, ऐसे में ज़रूरत है कि सही समय पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। जो नगर निगम लोगों से टैक्स लेती है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो साफ़ सफाई करे, शहर को साफ़ रखे। ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इन कचरों की सफाई करें। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और देखिए पूर्णिया जैसे हालात जो है वो नवादा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन पूरे शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है। लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं और लोगों को डर सता रहा है कि कहीं इस कचरे की वजह से कोई महामारी ना आ जाए। अनिल विशाल की ये रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नगर परिषद में बीते एक सप्ताह से चले आ रही हड़ताल आज समाप्त हो गई है। मगर हड़ताल समाप्त होने के बाद भी तस्वीर कुछ इस तरह से है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंदगी और कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इन जगहों पर चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि दुर्गंध और बदबू निकलने से आसपास के लोग के साथ साथ चलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हड़ताल टूटने के बाद भी अभी तक कूड़े को नहीं हटाया गया है, जिसके कारण आसपास के इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानते हैं क्या परेशानी हो रही है। पिछले 8 दिनों से नगर परिषद की हड़ताल चल रही थी, जिसकी वजह से कूड़ों का अंबार लग गया। हालांकि जब भी कूड़ा डंप होता है तो यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद इसकी सफाई करवाते हैं, लेकिन पिछले 8 दिनों से नगर परिषद की हड़ताल के वजह से
ये कूड़ों का अंबार लग गया है और लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से इतनी बदबू दे रही है ये कूड़े का डंप जो है। ये कुछ 8 दिनों से हमारे नगर परिषद के जो लेबर लोग हैं वो हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे हैं। सो यहाँ कूड़ा कचरा जमा हो गया है और साफ़ सफाई के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है आम जनता को। आने वक्त बहुत ज़्यादा स्मेल दे रहा है, सभी को दिक्कत हो रही है। सभी को दिक्कत हो रही है। इलाका कोचिंग का इलाका है और यहाँ पे आने वाले जितने भी छात्र हैं उनको भी परेशानी हो रही है, साथ ही साथ यहाँ स्थानीय लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि हड़ताल के खत्म होने के बाद भी नगर परिषद के कर्मी काम पे लौटते हैं या इसी तरह समस्या बरकरार रहती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कटिहार से भी बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यहां भी हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है। जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से पहल तो की गई, लेकिन इसके बावजूद शहर से कचरा उठाव शुरू नहीं हो पाया है। लोग परेशान हैं। देखिए हमारे सहयोगी सुब्रत की रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सफाई कर्मियों के अब तक तालमेल नहीं बन पाने से जो नगर विकास मंत्री हैं तारकेश्वर जी उनके गृह जिला कटिहार में अब तक कचरे की अंबार है। ये शहर के मुख्य चौक है और एमजी रोड का इलाका है, लेकिन अब देख सकते हैं जो कचरे का स्थिति जतावत है। कुछ लोग सुबह सुबह वर्कआउट करने निकले हैं, उन लोग से बात करते हैं जो क्या स्थिति है इस कचरे को लेकर। देखिए, जिस तरीके का जल जमाव पूरे कटिहार में देखने को मिलता है, लगता ही नहीं है कि हम लोग नगर निगम में रहते हैं। और जिस हिसाब से हम लोग को से यहाँ पर नगर निगम में रहने का हर तरीका का टैक्स लिया जाता है, चाहे रोड टैक्स हो गया, चाहे जिस प्रकार का भी टैक्स हो गया, बिल्डिंग टैक्स हो गया, टैक्स दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और सफाई और डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कम से कम पानी का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और पानी जब तक नहीं निकल रहा है तब से कम वो छिड़काव कर दिया जाए, कीटनाशक छिड़काव कर दिया जाए, क्योंकि यही पानी से आपको फिर डेंगू और मलेरिया का इस टाइप का बीमारी चलेगा। आप दिल्ली में भी अभी देख रहे हैं एक नया बीमारी आया है, नया टाइप का फीवर आ गया है जो डेंगू और मलेरिया टाइप से ही उसमें ये हो, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि छिड़काव का काम जल्दी करें। हम लोग को लगता ही नहीं है कि हम लोग नगर निगम में हैं, सिर्फ नगर निगम एक नाम का मुद्दा बना हुआ नगर निगम में। और दूसरा बात यह है कि हर जगह चौक चौराहों में देखते हो कि इतना ज़्यादा कचरा है कि मतलब आदमी घर से निकलता ही नहीं है कि मार्केट वगैरह कुछ करने के लिए निकले। और आप देख सकते हैं पूरे बिहार में कचरे को लेकर स्थिति है। कटिहार में भी हाल अब बदतर हो चुका है और लोग अब इस पर खुलकर विरोध जता रहे हैं और जल्द इसके समस्या के निदान की मांग कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। आरा के सरदार पटेल बस स्टैंड की में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से स्थिति जस की तस है। करोड़ों की लागत से यहां वेटिंग हॉल बनाया गया, लेकिन 1 साल बाद भी ये वेटिंग हॉल आम लोगों के लिए नहीं खुल पाया है। इसके अलावा यहां दुकानें भी बनाई गई थी, लेकिन इन दुकानों का आवंटन नहीं हुआ, जिसकी वजह से दुकानों के बरामदे में बाहर जो लोग दुकानदार हैं वो अपनी दुकान लगा रहे हैं। बस एजेंट और यात्रियों को यहाँ काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नया टर्मिनल बना है, अभी तो कुछ मालूम ही नहीं उसमें क्या हो रहा है, क्या होगा, कि किसको अलॉट होगा, कुछ अभी उसका शुरुआत नहीं हुआ है। जो फल का गोदाम बना दिया गया है। हाँ, ये तो मनमानी ढंग से है। यहाँ जितने भी भवन बनता है मनमानी ढंग से, जिसको मन जो कब्जा करके लेता है, कोई अलॉटमेंट का कोई एथी नहीं होता है। बाथरूम है यहाँ पर, जो नया बिल्डिंग बना उसका भी हाल वही है। कचरा का हमारे पूरा का पूरा समस्या बहुत है ज़्यादा। आरा के लोगों को निजात नहीं मिल पाता है, दूर दराज से आदमी आते हैं, लेडीज आती हैं, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। लैट्रिन बाथरूम तो है ही नहीं। आप लोग कौन है, यात्री हैं? हम लोग भी यात्री हैं, दूर से हैं, तो आरा में रहते हैं। तो वेटिंग रूम वगैरह का निर्माण नहीं? कुछ नहीं आपका यहाँ कुछ नहीं, इंक्वायरी रूम नहीं है, कुछ नहीं है। ये राम भरोसे चल रहा है। शहरी विकास आधारभूत संरचना के अंतर्गत आरा के बस स्टैंड में एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था तकरीबन 1 साल पहले, जिसका उद्घाटन सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। इस टर्मिनल का उद्घाटन, इस टर्मिनल में मार्केट भी बनाया गया, वेटिंग रूम भी बनाया गया, लेकिन तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद भी अब हालात ये है कि यहाँ अभी फल रखा जा रहा है, फलों का गोदाम बना दिया गया है, चारों तरफ गंदगी फैली है। एक होटल का भी निर्माण कराया गया है, चूँकि इनका यहाँ पे होटल कभी हुआ करता था, तो उसके लिए इस टर्मिनल में दुकानें भी बनाई गई, लेकिन इन लोगों को दुकान अब तक अलॉट नहीं किया गया, यानी उद्घाटन के 1 साल बाद भी अलॉट नहीं किया गया, जिसके कारण अब इन्हें बाहर होटल चलाना पड़ रहा है। इसके अलावा वेटिंग रूम की हालत हम दिखाते हैं आपको कि देखिए किस तरीके से वेटिंग रूम में फल
का गोदाम बना दिया गया है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ गंदगी है, गंदगी भी हम दिखाएंगे और बताएंगे कि चारों तरफ गंदगी से क्या हालात है। और इस टर्मिनल का ना आज तक कोई रख रखाव हुआ, करोड़ों रुपए खर्च किए गए इसके शुरुआत में, इसको बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च किया गया, लेकिन आज तक इसका कोई जो है रख रखाव हो या और भी जो प्रबंध होने चाहिए वो कुछ नहीं किया गया। लगातार अब ये अतिक्रमण का शिकार बन रहा है और चारों तरफ गंदगी फैली है, शराब की बोतलें भी फैली हैं। और कुल मिला के जो या बस से आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इस टर्मिनल को जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य को आज भी ये पूरा नहीं कर पाया है। न्यूज़ 18 के लिए आरा के बस स्टैंड से मैं हिमांशु प्रवीण। इधर बदहाल बस स्टैंड की तस्वीर और जानकारी जो है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी दी गई, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इन तमाम समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। आपने उसका ध्यान दिलाया है। अगर आरा बस स्टैंड का परिचालन नगर विकास का जो ये नगर निगम है उसके माध्यम से अगर होगा तो उसमें उसके विकास के लिए जो भी राशि लगेगी हम उसको। सीतामढ़ी की बात करते हैं तो यहाँ परिवहन विभाग का डिपो भी बदहाल है। यहाँ पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। वहीं बसों की मरम्मती डिपो के अंदर नहीं बल्कि डिपो के बाहर सड़कों पर होती है, जिससे यहाँ जाम की समस्या भी होती है। लोग पानी हेल करके जाते आते हैं, सभी कर्मचारी पानी में डूबे हुए हैं। नए यहाँ प्रतिष्ठान में पूरे पानी से चूता है। जो ऑफिस है, ऑफिस का सारा पेपर भीग चुका है। यही सब दशा यहाँ, काफी परेशानी, मतलब कि हर परेशानी का सामना ही सभी कर्मचारी से लेकर के प्रतिष्ठान अधीक्षक तक को करना पड़ रहा है। तो हम लोग आ जा रहे हैं, पानी हेल करके आते हैं, ऊपर काई लगा हुआ है, कभी भी पैर स्लिप करेगा तो आदमी गिरेगा, कपार पैर टूटेगा। सीतामढ़ी जिले में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थिति क्या है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का यह डिपो है और डिपो की दुर्दशा को देखकर आप विभाग की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि सीतामढ़ी जिले में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की हालत क्या है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थिति काफी खराब होकर आ गई है और यह बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो है, जहां प्रत्येक दिन बसों को लाने की और यहाँ रखने की व्यवस्था की जाती है। और किसी जमाने में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का यह डिपो सीतामढ़ी जिले की शान हुआ करती थी और यहाँ से चमचमाती बसें बिहार के कोने कोने में जाया करती थी। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं, कई महीनों से यहाँ के कर्मियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है और डिपो की स्थिति क्या है, पूरी तरीके से बदहाल हालत में डिपो है। यहाँ पानी हेल कर लोग अब ड्यूटी बजाने जाते हैं और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। और कहा जा सकता है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम आज की तारीख में सरकार की उदासीनता के कारण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और ये हाल जो सीतामढ़ी जिले के बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का है वो यह दर्शाता है कि सीतामढ़ी जिले में भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार की उदासीनता का ही आलम है कि यहाँ अब परिवहन में महज 3 से 4 बसें किसी तरीके से चलती है और जो बाकी बसें हैं वो निजी बसें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के हवाले से सड़कों पर दौड़ती है। और स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरा इलाका जलमग्न है। यहाँ पर आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बसें नहीं आती है और कर्मचारी भी जो ड्यूटी बजाने आते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि सरकार की उदासीनता के कारण बिहार राज्य पथ परिवहन निगम आज की तारीख में अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। तो बिहार के बस स्टैंड